अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल जो है उसकी हमने हर चीज़ को डिस्कस करना है। उसके अंदर हमने हिस्ट्री को डिस्कस करना है। हम उसके बारे में देखेंगे कि ये किस तरह पीरियोडिक टेबल जो आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह हमारे से वजूद में आया, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और देन हमारे पास जो प्रेजेंट फॉर्म है वो आई है हमारे पास। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने जो चीज़ देखनी है वो हाउ टू रिमेंबर, मतलब आप पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनको हम टॉप टू बॉटम जो ग्रुप्स होते हैं तो उनको हमने देखना है कि वो कैसे याद कर सकते हैं। हम जो लेफ़्ट टू राइट रोज़ जो होती हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद रख सकते हैं ये भी हमने देखना है। देन उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लॉक्स, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हमने डिस्कस करना है और साथ में हम हल्का सा टच देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और लास्ट में जो हमने देखना है वो प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड को देखना है हमने कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शेडिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये होती क्या है। ठीक है जी। पहले तो हम देखेंगे कि ये होते क्या है, देन उसके बाद इसका पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड भी देखेंगे। ठीक है जी, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है हिस्ट्री को। ठीक है जी। तो हिस्ट्री से पहले हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वाई इट इज़ नीडेड। ठीक है जी, वाई इट इज़ नीडेड। ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे पास 1800 के अंदर एक जनरल सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि 1800 के अंदर हमारे पास सिर्फ कितने एलिमेंट्स थे, 9। ठीक है जी। और 1865 के अंदर हो गए 63। ठीक है जी। यहाँ पर 1800 के अंदर 31 और जो है अब 2016 के अंदर, 18 के अंदर, 20 के अंदर कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, 118। ठीक है जी। अब यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँचने में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। अब एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना क्या है, आसान नहीं है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट जो है वो वाई इट इज़ नीडेड, जो पीरियोडिक टेबल है क्यों ज़रूरत पेश आई कि इंडिविजुअली जो स्टडी करना है, इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल था। ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि इससे जो सिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स, तो उनको हमने क्या कर दिया है, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया है ताकि हम क्या कर सकें, आसानी से एक जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करके हम पूरे ग्रुप की जो स्टडी है उसको हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होगी। तो इससे जो तीसरा पॉइंट निकलता है वो क्या है कि टाइम रिड्यूस होता है। ठीक है जी। इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल है काफ़ी और टाइम भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, और साथ में हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है ग्रुप की, अब क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ग्रुप के अंदर रखती है तो हम एक या दो को हम स्टडी करके पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं। ठीक है जी। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि इससे हमारा टाइम भी रिड्यूस होगा। ठीक है जी। इसको समझने के लिए हम ऐसे मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक वाली साहब के 2 बच्चे थे। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को 2 अलमारी लेकर दे दी। ठीक है जी। अब 2 अलमारी लेकर दी तो उनको कहा कि जो अपना सामान है वो अपनी अपनी अलमारी में रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ए और बी। ठीक है जी। ए की अलमारी ये है और बी की अलमारी ये है। अब उसने जो उनके वालिद साहब थे उन्होंने क्या कहा कि ए ने क्या करना है कि अपनी जो चीज़ें हैं वो ए वाली अलमारी में रखनी है और बी वाली चीज़ें जो है वो बी की अलमारी में होनी चाहिए। ठीक है जी। अब उसके अंदर भी उसने ये कहा कि आप ऐसा करना कि एक खाने को आप कपड़े के लिए बना लेना। ठीक है जी। दूसरे के अंदर आपने अपने कोई और चीज़ बुक्स वगैरह रख लेनी है।
ठीक है जी। और तीसरे के अंदर आपने कोई और चीज़ रख लेनी है। इस तरह आपका क्या होगा कि टाइम बचेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप उठे हैं 7:15 बजे और आपको 7:30 बजे स्कूल के लिए तैयार होना है, तो आपको सारी चीज़ें आपको पता होगी कि मेरे इस खाने में कपड़े मौजूद है, इसमें बुक्स मौजूद है, इसमें और चीज़ें मौजूद है, जिससे आप आसानी से लेकर और आप तैयार हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ है, टाइम भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है जी। तो अलग अलग हमें जहाँ पर ढूंढने में मुशक्क़त होती थी वो भी नहीं होगी। ठीक है जी। तो इस तरह क्या है कि पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। ठीक है जी। ये एलिमेंट्स की हमने क्या की है, ग्रुप बंदी की है। कुछ चीज़ों की हमने क्या की है, ग्रुप बंदी की है कि एक चीज़ के अंदर एक के ही कपड़े और बुक्स वगैरह जो चीज़ें होंगी, किताबें वगैरह वो होंगी। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि दोनों का टाइम रिड्यूस होगा और मेहनत भी रिड्यूस होगी, जिससे हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी व्हाई इट इज़ नीडेड। आगे जो हमने देखना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये कैसे कैसे जो है डेवलप होता गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट आया था वो था अल-राज़ी। अब अल-राज़ी ने क्या किया था, इसने जस्ट ये ही बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। तो इसने अल-राज़ी ने क्या किया था, जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो सिमिलैरिटीज़ है या जो डिफरेंसेस है उसकी बेस पर उसने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। अब उसके बाद जो साइंटिस्ट आया था वो था डोब्राइनर। अब डोब्राइनर जो था उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसको हम कहते थे डोब्राइनर का ट्राइएड्स। ठीक है जी। अब डोब्राइनर का ट्राइएड इसको क्यों कहते थे, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप्स होते थे, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते थे। ठीक है जी। और 3 एलिमेंट्स जो होते थे ग्रुप्स के अंदर, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती थी वो क्या होती थी, सिमिलर, जिससे हमें स्टडी करने को आसानी होती थी, जिससे हम क्या कर सकते थे, मतलब एक एलिमेंट को स्टडी करते थे और दूसरों की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका पता चल जाता था। अब इसके अंदर जो डोब्राइनर का ट्राइएड्स था उसके अंदर एक अनोखी बात यह थी कि आप अगर 2 एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, 7 और 39। अब इन दोनों का जो एटॉमिक मास था इनको हम कंबाइन करें, 39 + 7 फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को अगर हम कंबाइन करें और उनका एवरेज ले 46/2, तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो आ जाता था। ठीक है जी। अब इसने जो अरेंज किया था वो किस बेस पे अरेंज किया है, एटॉमिक वेट की बेस पे। ठीक है जी। उसने ट्राइएड बनाए हैं। ठीक है जी। और उसके अंदर एक अनोखी बात क्या है कि फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का अगर हम एटॉमिक वेट का एवरेज लेते हैं तो बीच वाला आता है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम दूसरी और मिसालें ले सकते हैं। हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। अब 40 है इसका और इसका कितना है, 137। अब 137 + 40 अगर करें, 137 + 40 ओवर क्या कर दें, 2 कर दें। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा, 177/2 और ये बन जाएगा 88.5 बनेगा, जो कि इसके काफ़ी करीब है। मतलब 88 है इसका जो एटॉमिक वेट है, तो इसके बिल्कुल करीब आ रहा है। तो यही इसको लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है जी। मतलब जो एटॉमिक वेट है पहले वाले का और थर्ड वाले का, वो क्या हो रहा है, बीच वाले का एटॉमिक वेट के अगर फर्स्ट वाले और थर्ड वाले की एवरेज लेते हैं तो बीच वाले का एटॉमिक वेट आ रहा है। बाज़-औक़ात ये एटॉमिक वेट सही आ रहा था और बाज़-औक़ात एक ही ग्रुप के अंदर ये जो है डिफरेंट भी आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन का कितना है,
5 और आयोडीन का कितना है 127। अगर हम इनका एवरेज लेते हैं 127 प्लस 35.5 और इसको हम क्या लेते हैं एवरेज लेते हैं तो कितना आएगा 127 और कितना हो जाएगा 12 और 3 2 6 1/2 और ये बनना चाहिए हमारे पास कितना बनेगा 81.25। ठीक है जी। लेकिन जो ब्रोमीन का था वो 81.25 नहीं आ रहा था, तो बाज़ औक़ात ये ओबे भी कर रहा था और किसी के अंदर ओबे नहीं भी कर रहा था, तो इसलिए हम डोब्रेनर के ट्राइएड को हम मुकम्मल नहीं मान सकते। तो इसके बाद जो आया वो न्यूलैंड का ऑक्टेव्स आया। जो अगला साइंटिस्ट था उसने जो है वो जो मॉडल पेश किया उसको हम क्या कहते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड जो था वो म्यूज़िक को भी जानता था और साथ में वो केमिस्ट्री का भी प्रोफेसर था। वो दोनों चीज़ें जानता था, म्यूज़िक को भी जानता था और साथ में केमिस्ट्री को भी जानता था। अब उसने क्या किया, उसने बताया कि जो म्यूज़िक और केमिस्ट्री का उसने संगम किया। कैसे किया कि उसने कहा कि जैसे म्यूज़िक के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है जी। तो ये 7 सुर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जिस तरह म्यूज़िक के 7 सुर होते हैं इसी तरीके से उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक वेट की बेस पे अरेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर क्या आ जाता है सोडियम। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है जी। देन उसके बाद क्या आ जाएगा फास्फोरस, सल्फ़र और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्लोरीन। फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़ पोटाशियम और कैल्शियम। तो इसने क्या कहा कि जैसे हम म्यूज़िक के 7 सुरों को देखते हैं तो जो अगला सुर है वो बनता है रेपिटेशन से 1 की, ठीक है जी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम इसको एटॉमिक वेट की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करें तो क्या होगा कि फर्स्ट वाला हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो जो 8 वाला सुर होगा वो पहले वाले के प्रॉपर्टीज से मैच करेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या करेंगी मैच करेंगी। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं से भी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वाला और फर्स्ट वाले की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या करेंगी मैच करेंगी, ठीक है जी। तो हम इसको कैसे बयान कर सकते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बेस पे अरेंज करें, उसने जो दिया था वो क्या था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बेस पे अरेंज करें तो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी 8th वाले से, कहीं से भी स्टार्ट करने पर फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी 8th वाले से मैच करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं सिमिलर होती है या रिपीटेड होती है, ठीक है जी। तो उससे हम क्या कहेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इसके अंदर जो है उसकी कुछ हम क्या कह सकते हैं डीमेरिट भी थे, मतलब फेलियर भी थे। वो फेलियर क्या थे कि एक तो हमारे पास नोबल गैसेज नहीं थी इसके अंदर, ठीक है जी। नोबल गैसेज नहीं थी मतलब हम स्टडी नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। एक तो हमारे पास नोबल गैसेज वाला आ गया, और दूसरा ये है कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए सही था, ठीक है जी। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स थे जिसके अंदर हमारे पास और भी
चीज़ें आनी थी, जैसे कि डी ब्लॉक आना था, डी सब शेल आना था, एफ सब शेल आना था, तो उसके अंदर ये जो है अप्लाई नहीं होना था। ठीक है जी, एक तो नोबल गैसेस के अंदर भी ये अप्लाई नहीं होना था और दूसरा हैवियर जो एलिमेंट्स है उसके अंदर भी ये अप्लाई नहीं होना था। तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये मुकम्मल नहीं था। तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जो ग्रेट साइंटिस्ट था केमिस्ट्री के अंदर, डिमिट्री मेंडलीफ। अब डिमिट्री मेंडलीफ ने जो पेश किया था वो तकरीबन ऑथेंटिक जो है डिमिट्री मेंडलीफ। अब डिमिट्री मेंडलीव ने जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पेश किया था वो तकरीबन सही था, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो करेक्शन पाई गई थी। ठीक है जी। और अब यहाँ पर डिमिट्री मेंडलीव जो है वो रशियन साइंटिस्ट है और एक और साइंटिस्ट था लोथरमेयर, वो जर्मन साइंटिस्ट था, वो भी इसी तरीके का, मतलब इसी के दौर के अंदर, मतलब जब डिमिट्री मेंडलीफ अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उसी टाइम पर लोथरमेयर जर्मन साइंटिस्ट था, उसने भी एक जो मॉडल है वो प्रपोज किया था, लेकिन उसका क्या हुआ कि वो लेट हो गया था, जिसकी वजह से जो फेम है वो किसको मिल गई, डिमिट्री मेंडलीफ को मिल गई कि इसने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया है। ठीक है जी। तो उसने ग्राफ के अंदर पेश किया था, लेकिन इसने जो है वो ताश के पत्तों के ऊपर लिख के उसने जो है टेबल की सूरत में बयान किया था। ठीक है जी। तो हम जो स्टडी करेंगे वो डिमिट्री मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल को हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, इसने फर्स्टली ये कहा कि जो एटॉमिक वेट की बेस पे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है जी। तो अरेंज किस बेस पे करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पे अगर हम अरेंज करें तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो या तो सेम होती है या क्या होती है, रिपीट भी हो सकती हैं, या हम एक और पॉइंट कह सकते हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। अब ये तीन वर्ड भी आ सकते हैं हमारे पास। क्या है कि अगर डिमिट्री मेंडलीफ ने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की बेस पर हम क्या करें, अरेंज करते चले जाएं, तो क्या होगा कि उनके सर्टेन इंटरवल्स के बाद क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की वो सेम होती है, रिपीट होती है या ग्रेजुअल इंक्रीज होती है। ठीक है जी। अब ग्रेजुअल इंक्रीज की जगह पे मोस्ट जो है ना स्पेसिफिक जो वर्ड है उसको हम पीरियोडिसिटी भी कह सकते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है जी। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, पीरियोडिक होती है, मतलब रिपीट होती है या सेम होती है। क्लियर हो जाएगी बात। क्या करें, अब उसका जो साइंटिस्ट का जो नज़रिया था, पिछले जो हमने स्टडी किया था, जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव हमने स्टडी किया था, उसने कहा था कि 7 के बाद 8वां जो है, ठीक है जी, इसने जो है वो दूसरा मॉडल पर प्रपोज किया है, मतलब उसने 7 या 8 का जिक्र नहीं किया, 9 का जिक्र नहीं किया, बल्कि इसने क्या कहा कि सर्टेन इंटरवल्स के बाद, वो सर्टेन इंटरवल कुछ भी हो सकते हैं, वो 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं या 18 भी हो सकते हैं, जितना मर्जी हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन होंगे वो सर्टेन इंटरवल्स। ठीक है जी। तो क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को क्या करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर अरेंज करें, तो क्या होगा कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो एलिमेंट्स की सेम होगी, रिपीट होंगी या ग्रेजुअल इंक्रीज होगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक लॉ भी कह सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से हम पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन निकाल लेते हैं। पीरियोडिक लॉ, अब पीरियोडिक लॉ क्या है कि प्रॉपर्टीज़ को अगर हम एटॉमिक वेट की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रेजुअल इंक्रीज होती हैं, जो रिपीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ठीक है जी। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड
based on their atomic mass than their chemical properties will be periodic function of their certain intervals। ठीक है जी। मतलब अगर एलिमेंट्स को हम क्या करें, एटॉमिक वेट की बेस पर या एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी उनका एटॉमिक वेट की बेस पे, एटॉमिक वेट पर, और सर्टेन इंटरवल्स के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, रिपीट होंगी। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ फेलियर्स भी थे जो जिनको हम क्या कहेंगे, डीमेरिट थे उसके। ठीक है जी। अब डीमेरिट क्या थे इनके, एक तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि इसके अंदर आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं दिखाई गई, आइसोटोप्स की पोजीशन। अब आइसोटोप्स की पोजीशन कैसे दिखाते, आइसोटोप्स पोजीशन कैसे नहीं बताई गई इसके अंदर आइसोटोप की पोजीशन। अब उसने क्या कहा है कि जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक वेट के इंक्रीज होने की बेस पे अरेंज किया गया है, मतलब एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है। अगर हम एटॉमिक वेट की बात पे, एटॉमिक मास की बात पर करते हैं तो हमारे पास जो कार्बन का आइसोटोप होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 और कार्बन 14, और नाइट्रोजन का एक जो है वो कितना होता है, 14। अब यहाँ पर जो कार्बन का जो है उसका भी 14 एटॉमिक मास है और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास 14 है। ठीक है जी। तो दोनों का जो एटॉमिक मास 14 है, वहाँ उस पोजीशन पर, 14 वाली पोजीशन पर कार्बन का 14 वाला आएगा या नाइट्रोजन का 14 वाला आएगा। तो ये आइसोटोप की पोजीशन जो है उसने नहीं बताई थी, जिसकी वजह से वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ। ठीक है जी। और दूसरा जो था उसने क्या किया कि जो कुछ जो एलिमेंट्स डिफरेंट थे उनको उसने सेम रख दिया था। उसने क्या किया था कि जो ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जिनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, उसने बी ग्रुप वाले एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं उनके साथ रख दिया था। हालांकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन उसने क्यों साथ रख दिया था, क्योंकि दोनों के जो वैलेंस शब्द था तो वो ऐसी था। ठीक है जी। जिसकी वजह से उसने क्या किया कि दोनों को सेम रख दिया था। हालांकि जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी। तो ये भी उसका जो है डीमेरिट था। और लास्ट में अगर हम उसकी बात करें तो उसने क्या किया था कि उसका सक्सेस कह देंगे इसको, कि उसने क्या किया कि जो एलिमेंट्स जो थे मतलब अरेंज कर लिए और उसके अंदर कुछ गैप्स रह गए, मतलब सारे एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया और उसके अंदर कुछ गैप्स रह गए और उस गैप्स के उसने बता दिया कि इसके अंदर ये एलिमेंट आएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी ये होंगी। और काफ़ी हद तक जो प्रॉपर्टीज़ बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी जैसे कि उसने बताई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि एल्यूमिनियम, दूसरा पॉइंट एल्यूमिनियम जो है उसके नीचे उसने कहा कि इक्का एल्यूमिनियम। अब इक्का एल्यूमिनियम उसने फॉर एग्जांपल उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी, अब ये एलिमेंट है और उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी सारी बताई। अब जिस तरह मैं कहता हूँ सिलिकॉन, अब सिलिकॉन के नीचे उसने क्या कहा कि इक्का सिलिकॉन होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई। और आज जो मतलब बाद में जो साइंटिस्ट ने सिलिकॉन के नीचे जो है और एल्यूमिनियम के नीचे जो है वो एलिमेंट्स डिस्कवर किया और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हद तक वही थी, उससे मैच हुई थी जो मेंडलीफ ने प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है जी। अब मेंडलीफ को ये सारा काम करने की बिना पर कोई
नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला, लेकिन मेंडलीफ के नाम पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पर खोले गए। और एक और ये हुआ कि 101 एलिमेंट जो है उसको मेंडलीफ के नाम पर मेंडलीवियम नाम दे दिया गया। मतलब अब क़यामत तक वो जो एलिमेंट है उसका नाम मेंडलीवियम रहेगा, मतलब उसके नाम से लोग मेंडलीफ को याद रख सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट में जो हमारे पास रह गया है वो हमने क्या डिस्कस करना है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है, जो कि आज हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह बेस बनी, उसकी वो कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेस पे है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे है। एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर जो है उनके इंक्रीज़ की बेस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो लिखा गया है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो किस तरह स्टडी किया था, मतलब किस तरह ये एग्जिस्टेंस में आया, एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, ये कब जाना गया था, तो ये हम देखते हैं। वैसे आपको याद करवाने के लिए कह देता हूँ कि जो एटॉमिक मास है वो जे बर्जीलियस ने मतलब प्रपोज किया था कि एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो कंबाइन करने से आ जाता है। ठीक है जी, जे बर्जीलियस। और यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट था हेनरी मोज़ले, हेनरी मोज़ले। अब उसने क्या किया, कोई भी एलिमेंट था उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराई। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराई और वहाँ से क्या निकली? एक्सरे। इसने बेसिकली ये जो टेक्निक इस्तेमाल की वो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उसने क्या किया कि कोई भी एलिमेंट था, ये एलिमेंट ई, तो उसके ऊपर क्या गिराया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वहाँ से क्या निकली? एक्सरे निकली। अब एक्सरे जी थी उसकी ख़ास वेवलेंथ थी और उसकी क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी। अब उसने क्या किया कि ये जो एक्सरे निकली है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ या वेव नंबर के साथ उसने जो रिलेशन बनाया वो किसके साथ बनाया? एटॉमिक नंबर के साथ। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है, किस चीज़ के साथ? प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के साथ उसने रिलेशन बनाया और उसके साथ एक ख़ास उसने स्ट्रेट लाइन खींची। ठीक है जी। तो उसने क्या किया कि प्रोटॉन जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर उनकी तादाद को मालूम किया और साथ साथ उसने जो एटॉमिक नंबर है उसको बेसिकली डेवलप किया, एटॉमिक नंबर को इवॉल्व किया। ठीक है जी, डिस्कवर किया। तो एटॉमिक नंबर हेनरी मोज़ले ने डिस्कवर कर लिया। ठीक है जी। तो उस बेस पर फिर क्या किया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, अब हेनरी मोज़ले ने ही कहा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर उसको क्या करना चाहिए? अरेंज करना चाहिए। ठीक है जी। और एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने पर उसने क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर उसने क्या किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। तो फिर वही हमने जो कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या होती है? आर पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है जी।
पीरियाडिक जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स है वो पीरियाडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। मतलब अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पर क्या करें, एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या होंगी कि स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, सर्टेन इंटरवल्स के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, सेम रहती है या ग्रेजुअल इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर क्या करें, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें, तो क्या होगा कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद या सर्टेन इंटरवल्स के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है जी, या सेम रहती है या ग्रेजुअल इंक्रीज होती है। ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमने डेफिनेशन की है। ठीक है जी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम ये सारी जो है इसकी हिस्ट्री थी। अब हमने जो आगे स्टडी करना है वो क्या है, उसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमने देखना है वो क्या देखना है कि पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद रख सकते हैं। हम पीरियोडिक टेबल को आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाते हैं और याद भी करते जाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ग्रुप्स को, नॉर्मल एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं उनको हम बनाते हैं। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। पहला जो है हमारे पास, हम साथ साथ उनके नाम भी लिखते जाते हैं। पहला जो है हमारे पास अल्कली मेटल। ठीक है जी, अल्कली मेटल को हम कैसे याद रखेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम याद रखेंगे हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है जी, कैसे याद रखेंगे, हाली ने की रब से फरियाद। अब हम अगले वाले जो ग्रुप्स हैं उनके पास चले जाते हैं, मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स वाले। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है, देन उसके बाद यहाँ पर आएगा थर्ड। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो कौन सा है, बालगा, बालगा एंड टी। अब यहाँ पर हम दूसरा भी बना सकते हैं, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। ठीक है जी, तो हम दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और इसके आगे जो है वो कार्बन फैमिली होती है। ठीक है जी, अब कार्बन फैमिली जो होती है उसको हम कहते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, अब चाल्कोजेंस को हम कैसे याद रखेंगे, सस्सी गई सिंध पंजाब। ठीक है जी, कैसे याद रखेंगे, सस्सी गई सिंध पंजाब। चाल्कोजेंस को हम ऐसे याद रखेंगे। आगे जो नाइट्रोजन फैमिली होती है इसको हम निक्टोजन भी कहते हैं, निक्टोजेंस। ठीक है जी, अब निक्टोजेंस को हम कैसे याद रखेंगे, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। ठीक है जी, कैसे याद रखेंगे, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। और आगे जो है हमारे पास ऑक्सीजन की फैमिली आ जाती है। अब ऑक्सीजन वाले को हम कैसे याद रख सकते हैं, ओ सस्सी ते पुन्नू। ठीक है जी, ओ सस्सी ते पुन्नू। अब आगे वाला जो लास्ट हम जो कौन सी है, हेलोजेंस। हेलोजेंस को हम देखते हैं। अब हेलोजेंस जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्लोरीन से। ठीक है जी, अब फ्लोरीन जो है फिर कल बार आई आंटी। ठीक है जी, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट में जो है हमारे पास कौन सी होते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, अब नोबल गैसेस जो है वो जो यहाँ से जो पीरियड स्टार्ट है उससे ऊपर होता है एक। ठीक है जी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, है ने अगर, हीना, नीना और करीना। ठीक है जी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, या है ने अगर
करी 0 रन पर आउट हो गए। ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन ग्रुप्स को याद रख सकते हैं। ये कौन सा है, हाल ही ने की रब से फरियाद। तो यहाँ पर अब हम इनके नाम भी देखते जाते हैं। तो सबसे पहले है हीलियम, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो हाल ही ने की रब से फरियाद। फिर उसके बाद बोरोन फैमिली है, इसको हम दो तरीके से याद रख सकते हैं, बालगा एंटी, आप साथ साथ नोट भी करते जाएं, बालगा एंटी या बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। ठीक है जी। अब चालकोजेंस को कैसे याद रखेंगे, सस्सी, ठीक है जी, सस्सी गई सिंध पंजाब। और निक्टोजेंस को हम कैसे याद रखेंगे, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। ठीक है जी। ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद रखेंगे, ओ सस्सी ते पुन्नू। ठीक है जी। और हेलोजेंस को हम कैसे याद रखेंगे, फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बार आई आंटी। और जो नोबल गैसेस है उसको हम कैसे याद रखेंगे, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, या हम दूसरे तरीके से है ने अगर करी 0 रन पर आउट हो गए। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, उनके ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। अब हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं कि अब यहाँ पर एक और पीरियड रह गया जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो दूसरे पीरियड से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आएगी। अब इसका जो होता है वो पहला बेरिलियम होता है। ठीक है जी। तो बेरिलियम से स्टार्ट होता है और इसको हम कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है जी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। तो आगे जो हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 20 है, मतलब 20 से आगे स्टार्ट होना है। ठीक है जी। तो कैल्शियम, अब कैल्शियम के आगे जो है वो क्या आएगा, सही टी वे कर मन फी को नी कज़न। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास पहली जो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक जो हमने सीरीज़ है वो फर्स्ट डी ट्रांजिशन, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डी जो सीरीज़ है ये है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जो दूसरी सीरीज़ है उसके अंदर क्या है कि वाई जरनब मुँह तक रियो रे पढ़ आज चांदनी। ठीक है जी। वाई जरनब मतलब वाई एक ये लड़के का नाम है जरनब, वाई जरनब मुँह तक रियो रे पढ़ आज चांदनी। ठीक है जी। और लास्ट में जो हम इसकी डिस्कस करें तो ये क्या बनेगा कि ला हफ्ता ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई होगी। ठीक है जी। तो इसका क्या बनेगा, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई होगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर बस हमने वो लास्ट वाली डिस्कस नहीं किए जिनके अंदर हम क्या करते हैं एफ ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। तो एफ ब्लॉक को अगर आप ना भी याद रखें तो ये बहुत होगा, इनफ होगा। तो आप नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स को याद रख सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके आप पीरियड्स में याद रख सकते हैं, उनकी सीरीज़ को याद रख सकते हैं, फर्स्ट डी सीरीज़, सेकंड डी और थर्ड डी सीरीज़ को याद रख सकते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि 30 तक तो आप वैसे एलिमेंट्स को सिलसिलावार भी याद रख सकते हैं। वो कैसे, अब यहाँ से स्टार्ट है, मैं इनके एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहें। 1 2 फिर उसके बाद क्या आएगा 3 4 5 6 7
8 9 10, ठीक है जी। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18, और फिर क्या आएगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 तक आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, है लब, ठीक है जी। क्या बनेगा, है और हीलियम का क्या बनेगा, है लब, बक ना फन, सोडियम है यहाँ पर तो सम, आ सफ, सक्का, पक, पोटाशियम है तो क्या बनेगा, पक बनेगा। अब इसको हम लिख लेते हैं, है लब, बक ना फन, सम, आ सफ, सक्का, पक, सही, टीवी, कर, मनफी, कोनी, कज़न, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, है लब, बक ना फन, ठीक है जी। उसके बाद सोडियम, सम, आ सफ बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, सक्का, पोटाशियम के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं, पक, और आगे क्या आएगा, सही, टीवी, कर, मनफी, कोनी, कज़न, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 30 एलिमेंट्स जो है उनको तो आप सिलसिलावार भी याद रख सकते हैं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर भी याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप कैसे याद रख सकते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट रोज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है जी। और अगर हम देखें तो ग्रुप्स कितने होते हैं, कॉलम्स जिनको हम कहते हैं, टॉप टू बॉटम जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, 2 यहाँ पर नॉर्मल है और 6 जो है यहाँ पर नॉर्मल है। तो जो 8 है वो क्या है, नॉर्मल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। और अगर हम इनको देखें तो ये कितने हैं, 10। तो 10 हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले हैं, ठीक है जी, टिपिकल इनको कह देते हैं। तो 8 जो हमारे पास नॉर्मल ग्रुप्स हैं और 10 ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले हैं। तो टोटल जो 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास और 7 पीरियड्स होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं और 18 जो है वो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जिनके अंदर से हम नाम देते हैं। 8 जो है वो ए ग्रुप्स है जिनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कह रहे हैं, और जो 10 है वो क्या है, बी ग्रुप्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे जो हमने डिस्कस करना है वो किसको डिस्कस करना है, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ब्लॉक्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो हमने देखना है, ठीक है जी। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने पीरियोडिक टेबल का जो पॉइंट डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है कि जो एलिमेंट्स है उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वो ब्लॉक्स की बेस पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ये हमने देखना है कि एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे, पी ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे, और डी ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास एफ ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है जी। तो हम एस, पी और डी को हम डिस्कस करेंगे, और एफ ब्लॉक क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है तो हम एस और पी और डी को हम डिस्कस करके हम देख लेंगे क्या है कि कौन कौन से ब्लॉक्स के अंदर कैसे पाए जाते हैं, ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं हम,
तो इसकी एक मेन रीज़न ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि वो प्रोटॉन्स की तादाद भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी होता है जो मदार्स के अंदर, जो ऑर्बिट्स के अंदर, शेल के अंदर घूम रहे होते हैं। ठीक है जी, वो क्या हो सकता है, प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, या जो ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। ठीक है जी, तो एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास 17 आया है। ठीक है जी, तो उसके अंदर 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब क्या होगी वो भी हमने देखना है सब शेल के अंदर। ठीक है जी, शेल के अंदर नहीं, सब शेल के अंदर जो तरतीब होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो लास्ट वाला सब शेल देखना है हमने। ठीक है जी, लास्ट वाला सब शेल अगर एस वाला है तो हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक है, और अगर वो पी सब शेल लास्ट में आ रहा है तो वो पी ब्लॉक होगा। अगर वो डी सब शेल लास्ट में आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक के अंदर है। और अगर वो एफ के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है वो एफ ब्लॉक के अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोस्टली केसेस के अंदर एफ ब्लॉक ही कहेंगे। बाज़ औक़ात थोड़ी सी एक्सेप्शंस केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर क्या होगा कि एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है वो एस के अंदर जा रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने उसको डी ब्लॉक के अंदर रख रखा होगा। एलिमेंट जो है वो एस के अंदर जा रहा होगा और हमने एफ ब्लॉक के अंदर उसको रख रखा होगा। एलिमेंट जो है वो इवन डी के अंदर जा रहा होगा और हमने उसको एफ ब्लॉक के अंदर रख रखा होगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि आया कि जो हमने बात की है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर जाएगा उसके वही जो है ब्लॉक होगा, वो हम देखते हैं कि ये सच है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक को। तो एस ब्लॉक कौन सा होता है, मैं नीला मार्कर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो एस ब्लॉक जो है वो पहले 2 रोज जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। अब ये जो है ना हमारे पास 6 रोज, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स जो हैं, ये गलती से ये भी आ गया, ये नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और साथ में ये भी नहीं कहते इसको। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 6 कॉलम्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। और ये वाले जो महाशय यहाँ पर खड़े हैं 10 जो हमारे पास कॉलम्स हैं, अब इनको हम सारों को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। इनको हम स्टडी कर लेते हैं, एफ ब्लॉक को हम ऑटोमेटिकली वहाँ तक स्टडी कर लेंगे, वहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है ब्रॉड हो जाएगा। अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एस ब्लॉक को। तो एस ब्लॉक का मैंने कहा है कि उसका जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस के अंदर जाना चाहिए, एस सब शेल के अंदर जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो पता होनी चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका बिल्कुल आसान सा है कि आपने क्या करना है, ये फार्मूला लिख लेना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। मतलब पहले स्कूल स्कूल को डबल किया, फिर उसके बाद पब्लिक स्कूल को डबल किया, फिर डेली पब्लिक स्कूल को और डेली पब्लिक स्कूल को डबल किया। और आगे अगर एक और है तो क्या कह देते हैं, फ्री डेली पब्लिक स्कूल, कुछ भी बना सकते हैं ऐप से, फ्री डेली पब्लिक स्कूल, फ्री डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और अब हमने देने हैं नंबर इनको कि कौन सा शेल है। ये बेसिकली सब शेल जो है वो कौन कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हमने देखना है एस को। तो एस को हमने सिलसिलावार हमने नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है, ये नंबर दे दिए। देन उसके बाद हमने P को नंबर देना है 2। हाँ, अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट को ये देख लेना है कि S को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, P को हम 2 से स्टार्ट करेंगे, D को हम 3 से स्टार्ट करेंगे, और F को हम जब भी पहला F आएगा तो 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 P 5 और P 6 और 7, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ गया है S भी आ गया, P भी आ गया है, और अब हम चलते हैं D की तरफ। तो D जो है हमने अभी कहा कि S को हमने 1 से स्टार्ट करना है, P को 2 से स्टार्ट करना है और D को 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 और 5 6, ठीक है जी, 6 तक ही है। और उसके बाद F को हमने 4 से स्टार्ट करना है, 4 5। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब यहाँ पर आप जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएं आप कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड जो लिखना है बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो आप इस ट्रेंड को आसानी से तैयार कर सकते हैं। कैसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्राइडे दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्राइडे दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इस तरह आप पहले लिख लो। देन उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग आपने कैसे देनी है कि S को हमने पहले नंबरिंग देनी है तो 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 सारे S को नंबर दे दो। फिर उसके बाद P को हमने नंबर देना है तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 7 8 जिस तरह नंबर देनी है। फिर उसके बाद D को हमने 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 6, और F को हमने 4 से स्टार्ट करना है, 4 5 6, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। अब नंबरिंग दे ली, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, वो तो आसान काम है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो S है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F के अंदर कितने आते हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा लास्ट में हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं S ब्लॉक को कि आया कि इसके जो वैलेंस शेल है इसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं या नहीं आते। पहले हम वही देख लेते हैं जिसके ऊपर नंबरिंग लिख रखी है। अब सोडियम की बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम। अब सोडियम का जो नंबर दे रखा है वो 11 दे रखा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, क्योंकि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तो हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया है। तो एटॉमिक नंबर अगर इसका हम देखें सोडियम का तो कितना है, 11, ठीक है जी। अब 11 का मतलब है कि 11 इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें प्रोटॉन्स से कोई लेना देना ही नहीं है, हमने जो देखना है वो किस चीज़ को देखना है, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने 11 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के देखते हैं कि कितने आएंगे। पहले वाले में कितने आएंगे, अभी हमने कहा है कि S के अंदर 2 आते हैं, 2 आगे, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे क्योंकि S है। और P वाला जो होता है उसके अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 मैक्सिमम आएंगे क्योंकि अभी तक फिल नहीं हुआ। 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 6 10, ठीक है जी। तो 11 है तो लास्ट वाला कहाँ आएगा, 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर जा रहे हैं, S के अंदर, ठीक है जी। तो S के अंदर अगर जा रहा है तो ये कौन सा ब्लॉक हुआ, S वाले ब्लॉक के अंदर हुआ, ठीक है जी। मैं बात करता हूं कैल्शियम की, ठीक है जी। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 20। अब 20 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 2 6 तो कितना हो गया, 10, ठीक है। 2 12 और 6 कितना हो गया, 18, ठीक है जी। 18 हो गया और लास्ट में 2 रह गया है क्योंकि 20 होना चाहिए तो 2 इधर आ गया। अब कितना हो गया, 20, ठीक है जी। ये 20 था, 2 2 6 10 हो गया और 2 6 2 10 हो गया, 10 10 20 हो गया। अब भी अगर हम देखें तो कैल्शियम की 20 आ गया है तो लास्ट वाला जो सबशेल है वो कौन सा है, S। अब लास्ट वाला सबशेल क्या है, S है। तो हमारे पास ये कौन सा ब्लॉक हुआ, S ब्लॉक हुआ। और इस एलिमेंट को हम किस ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं, S ब्लॉक के अंदर ही रख सकते हैं। अगर हम P और D के अंदर रखेंगे या F के अंदर रखेंगे तो इसके साथ क्या होगी, ये ज्यादती होगी, ठीक है जी। तो अब हम S ब्लॉक के हमने 2 एग्जांपल्स को देख लिया है
और काफ़ी आई थिंक। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के एग्जांपल्स को। तो ये हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब डी ब्लॉक को देखते हैं। तो डी ब्लॉक को अगर हम देखें तो कोई भी एग्जांपल ले लो, फ्लोरीन ले लेते हैं। आसान वाली स्टार्ट करते हैं क्योंकि आसान से मुश्किल की तरफ जाना आसान होता है, मुश्किल से आसान की तरफ आना और भी आसान होता है। सही है। अच्छा, तो फ्लोरीन की बात करते हैं। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 9। अब 9 का मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं, 9। अब 9 का मतलब ये है कि हमने 9 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ना, तो फिल करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 कितने हो गए, 4। अब इसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, और हमने तो 9 करने हैं तो 5 अगर फिल करें तो कितने हो गए, 2 2 4 और 5 कितने हो गए, 9। कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट होने के बाद अगर हम देखें तो लास्ट सब शेल कौन सा है, 2p। ठीक है जी। अब 2p का मतलब ये है कि इसका जो लास्ट सब शेल है p है। अब मैंने कहा था कि जो लास्ट सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जिस लास्ट सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p वाले सब शेल के अंदर जा रहा है तो ये कौन से ब्लॉक के अंदर है, p ब्लॉक के अंदर। तो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि ये कौन सा ब्लॉक है, p ब्लॉक। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम मिटा देते हैं, क्लोरीन। अच्छा जी, तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन कितना है, 17। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अब 17 का मतलब ये है कि इसके अंदर 17 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को भी कह सकते हैं, और जो वैलेंस शेल्स टोटल शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है उनकी तादाद को भी हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर जो 17 है। या फिर जो शेल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी हम क्या कह सकते हैं, 17 कह सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। चलें, अब 17 इसको हमने फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कैसे फिल करेंगे, 2 कितने हो गए, 4 और 6 कितने हो गए, 10 और 2 कितने हो गया, 12। अब 12 हो गया है तो 17 कर रहे हैं तो बाकी 5 रह गए हैं, और पी के अंदर 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 5 फिल कर सकते हैं। 5 को फिल किया तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। अब भी अगर देखो तो कौन सा लास्ट सब शेल है, P। कौन सा है, P। तो P का मतलब ये है कि ये कौन सा ब्लॉक होगा, जिस सब शेल के अंदर है तो वही ब्लॉक होगा, मतलब P ब्लॉक है। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब क्लोरीन भी कौन से ब्लॉक में होना चाहिए, P ब्लॉक। और कहाँ पर है वो, P ब्लॉक के अंदर ही मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लास्ट वाला जो सब शेल होगा उसी बेस पर हम क्या करेंगे, उसको उस ब्लॉक के अंदर रखेंगे, वो उसी ब्लॉक का कहलाएगा। ठीक है जी। हम लास्ट बस डी की जो है ना वो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से ब्लॉक के अंदर मौजूद है। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं आयरन 26। ठीक है, आपको पता ही होगा आयरन का। तो आयरन ज़्यादा सूटेबल है समझने के लिए, तो पहले इनको क्या कर देते हैं, हम मिटा देते हैं। तो आयरन जो है वो क्या है, 26 है। अब आयरन जो 26 है उनको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, सिंपल ही है। मतलब एटॉमिक नंबर इसका 26 है तो इलेक्ट्रॉन ही 26 होंगे, प्रोटॉन भी 26 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2 2 6 2 6 2 कितने हो गए, 20। सिंपल है, 2 2 6 10 2 6 2 10। ठीक है जी, 20 हो गए हैं। और लास्ट में अब डी के अंदर कितने आ सकते हैं, 10, और हमने तो 26 करने हैं तो 20 तो यहाँ पर हो गया है तो 6 आएंगे।
ठीक है जी। मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, लेकिन हम फिल करेंगे उतने ही लास्ट के अंदर जितने हमारे पास मौजूद है। 26 हो गए हैं, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट सबशेल कौन सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? डी वाला, ठीक है जी। ऑल्दो ये जो है सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो लास्ट जो सबशेल है वो कौन सा है? डी। डी का मतलब क्या है कि ये डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। कुछ ऐसी मतलब क्या कहें एक्सेप्शंस है जिसके अंदर क्या होता है कि एस ब्लॉक के अंदर भी जा रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक वाला ही कहते हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग वाले एलिमेंट्स है, उसके पीछे आगे वाले एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम देखें तो वो डी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस तरह हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एलिमेंट को क्लासिफाई करना ब्लॉक्स की बेस पर कि वो एस ब्लॉक के अंदर होगा, वो पी ब्लॉक के अंदर होगा, या वो डी ब्लॉक के अंदर होगा। लास्ट में हमारे पास एफ ब्लॉक भी है, लेकिन हमने उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल था और मुश्किल चीज़ें हमें नहीं आती, ठीक है जी। अब हम लास्ट वाली जो टॉपिक है वो इसका पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं मतलब एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती क्या है बेसिकली, और साथ में इनका ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है जी। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे।